दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छूटे हुए प्रश्नों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ चुका होगा कि छूटे हुए प्रश्नों का हल, तो इस वीडियो में वही क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो पिछले लेसन के छूटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के कमेंट ने हमें ये बताया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन छूट गए हैं। यदि आप लोग कमेंट न करते तो हम लोग को पता न चलता, क्योंकि भाई मिक्सिंग के दौरान कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, मिक्सिंग के दौरान कुछ क्वेश्चन कट जाते हैं, तो उससे आप तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट किया तो हम लोगों ने उस सारे जितने भी बच्चे, मान लीजिए एक कमेंट होते एक का तो वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए रोक के रखे हुए थे कि 3, 4, 6 हो जाएंगे तो उसका एक वीडियो बना के आप लोग को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही हम लोग छूटे हुए क्वेश्चनों का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा लेसन नंबर 9 का, लेसन नंबर 9 नहीं, लेसन नंबर 8 का। ठीक है, लेसन नंबर 8 का 29 नंबर सवाल से देखते हैं। 29, 30, 31, 32 चार क्वेश्चन ये कट गए थे मिक्सिंग के दौरान। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो 29 नंबर वाला सवाल देखिएगा, वो कौन सा लेसन का है? तो लेसन नंबर 9 का है। ठीक है, लेसन नंबर 9 का है, लेसन नंबर 9 का। ठीक ना, लेसन 8 का, लेसन 8 का, सॉरी लेसन 8 का 29 नंबर सवाल। ये ना लेसन 8 है ना, हाँ, द्रव्य स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत का। तो सुनिएगा इसमें क्या कह रहा है। 29 नंबर का सवाल कह रहा है कि 3 द्रवों के घनत्व 2:3:5 के अनुपात में है। द्रवों के समान भारों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का अपेक्षित घनत्व सबसे हल्के द्रव के घनत्व का होगा। यानी कितना गुना पूछ रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मिश्रण का अपेक्षित घनत्व क्या रह रहा है? तो मिश्रण का अपेक्षित घनत्व हल्के घनत्व से कितना गुना होगा? तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या? मिश्रण का अपेक्षित घनत्व। क्या निकालना पड़ेगा? मिश्रण का अपेक्षित घनत्व। तो भाई मिश्रण का अपेक्षित घनत्व होता है, ये फार्मूला लिखवाया नहीं गया है, बुक में भी नहीं है। तो मिश्रण का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है क्या? तो मिश्रण का भार, क्या? मिश्रण का भार बटे में मिश्रण का आयतन, मिश्रण का आयतन, वो भी क्या आयतन? तो कुल आयतन। ठीक है, मिश्रण का आयतन, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिश्रण का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है मिश्रण का भार बटे में मिश्रण का कुल आयतन। इतना क्लियर है? तो चलिए भाई, हम लोग को मिश्रण का आयतन दिया है, नहीं दिया है। मिश्रण का भार दिया है, नहीं दिया। तो हम लोग निकालेंगे क्या? मिश्रण का भार निकाल लेते हैं कि माना मिश्रण का भार m है, तो भाई इसमें कितने द्रव मिलाए गए हैं? तो 3 है ना, एक है 2 घनत्व वाला, एक 3 घनत्व वाला, एक 5 घनत्व वाला। तो तीन चीजों को मिला के मिश्रण बनाया जा रहा है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का भार। ठीक है, यहाँ पे माना मिश्रण का नहीं, माना एक वस्तु का भार कितना है? m है। तो मिश्रण का भार कितना हो जाएगा? तो मिश्रण का भार कितना हो जाएगा? 3 वस्तु है तो 3m। तो मिश्रण का भार हो गया, मिश्रण का कुल भार हो गया। ठीक ना, भार हो गया। अब देखिए निकालते हैं मिश्रण का आयतन। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग को घनत्व दिया है, जैसे तो मान लेंगे, जैसे पुनः माना द्रव है ना भाई, क्वेश्चन में द्रव है ना, हाँ द्रव के घनत्व। तो यहाँ पे एक वस्तु नहीं, एक द्रव लिख लेते हैं। एक द्रव का भार, ठीक है ना, एक द्रव का भार इतना है तो कुल भार इतना। तो पुनः माना द्रव का घनत्व क्रमशः, द्रव का घनत्व क्रमशः, देखिए किस अनुपात में है? किस अनुपात में है? तो 2:3:5, यानी यही अनुपात है ना, 2:3:5 यही अनुपात है ना। तो लिखेंगे पुनः माना द्रव का घनत्व क्रमशः कितना है भाई? तो 2d1, इससे 3d1 और क्या है? 5d1, ये 5 है। ठीक है, 5d1, यानी द्रव का घनत्व क्रमशः 2d1, 3d1 और 5d1 हो तो क्या होगा? तो
समान भार लेने पे पूछा है ना कि समान भारों, क्या पूछा है कि समान भारों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का अपेक्षित घनत्व। तो मान लीजिए द्रव का घनत्व 2d1, 3d1, 5d1 है, तो समान भार लेने पर, द्रव का कुल आयतन, यहां से हम लोग आयतन निकालेंगे, ठीक है। कुल आयतन क्या हो जाएगा, तो भाई देखिए द्रव का फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर m/v होता है। तो यहाँ से v निकालेंगे तो क्या होगा, m/d, यही होगा ना। तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, जो v होगा, कुल आयतन इसी के फार्मूले से क्या होगा, v बराबर m/d। लेकिन कुल आयतन जो होगा, यहाँ से देखिएगा, जो कुल आयतन होगा वो v मान लेते हैं। तो भाई ये अलग अलग घनत्व के हैं, तो उसका भी कुछ आयतन होगा, जैसे v1, v2 और v3, यानी जो उसका कुल आयतन होगा v1, v2, v3 होगा, ठीक। तो इसी कुल आयतन को निकाले हम लोग घनत्व के फार्मूले से। तो v बराबर क्या होता है, m/d होता है, यही होता है ना। तो v बराबर फिर क्या निकल के आएगा, m, यहाँ पे d का अलग अलग भाई मान दिया है, तो उसको लिखेंगे। तो m, अब देखिए बटा में है ना, तो इसको लिखिए 1/2d1 प्लस कुछ सब। अब भाई यहाँ पे टोटल घनत्व ले रहे हैं, तो इन सारों घनत्व को जोड़ेंगे ना, तो हो जाएगा 1/3d1 प्लस 1/5d1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m, यहाँ से d1 कॉमन ले लीजिए, तो m/d1 बटा में 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है? तो इतना समझ में आ गया। तो और देखिए कहाँ सॉल्व, इधर ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए v बराबर क्या निकल के आ जाएगा, m/d1, इतना हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 30, एलसीएम आएगा 30, और इसका गुणा करेंगे, इससे भाग करेंगे तो 15, 15 दूना 30, और 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15, ऐसे 30 इससे करेंगे तो 10 बार में 30 दहा में 30, तो इसको करेंगे तो 10, प्लस 5 6 30, 5 6 में 6, इतना होगा। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, इधर देखिएगा, सबको जोड़ देंगे, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। सबको जोड़ देंगे तो v बराबर कितना निकल के आएगा, m/d1, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 10 25 6 31, 31/30, 31/30। तो ये हो गया हम लोग का मिश्रण का कुल आयतन, ये है, ठीक है। ये वाला मिश्रण का कुल आयतन निकल गया है। इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? जैसे यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया सबका, यहाँ पे m और d सब अलग अलग है, यहाँ पे v प्लस सबको जोड़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पे d सारा घनत्व तो लिए हैं, तो इन सारे घनत्व को जोड़े हैं हम, यहाँ पे सब में से d1 कॉमन ले लिए हैं, ऐसे जोड़ के फिर सबका एलसीएम लिए हैं, 30 हुआ है। और उसके बाद से जानते ही सॉल्व कैसे करते हैं, इससे भाग करते हैं, जितना आता है उसमें गुणा करते हैं, और सबको प्लस साइन है तो प्लस कर देंगे। सबको प्लस करने पे कितना आ गया, v बराबर n/d1 31/30। ये हो गया कुल आयतन। निकाले हम लोग को मिश्रण का अपेक्षित घनत्व। तो मिश्रण का अपेक्षित घनत्व होता है मिश्रण का भार बटे मिश्रण का कुल आयतन। तो मिश्रण का भार हम लोग को मालूम है 3m, मिश्रण का कुल आयतन भी निकल गया। अब आसानी से इसमें इन सब का मान रख के हम लोग मिश्रण का अपेक्षित घनत्व निकालेंगे कि वो d1 कितना घनत्व, माने सबसे जो कम आयतन का घनत्व है उससे कितना गुना होगा, इसलिए यहाँ पे d1 है, ठीक ना, कितना गुना होगा। तो चलिए उसको देखते हैं, इधर का नोट करिएगा, फिर उसको देखते हैं। इस साइड तो जगह नहीं है, वहीं पे ही देख लेंगे, चाहे यहीं पे भी देख लेंगे। इसको मिटा देंगे फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको मिटा के साइड में लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लिए ना आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा हम लोगों ने मिश्रण का भार निकाला था कितना, मिश्रण का भार निकाला था कितना 3m, मिश्रण का भार 3m है। और आयतन कितना था, आयतन कितना निकाले थे, तो m/d1 और 31/30, ये निकाले थे हम लोग आयतन, ये निकाले थे ना। हाँ चलिए वहां से जोड़ेंगे तो 31/30 यही आएगा आयतन। तो देखिए अब निकालेंगे मिश्रण का अपेक्षित घनत्व। तो क्या हो जाएगा, मिश्रण का भार कितना है भाई 3m बटा में मिश्रण का आयतन कितना है, तो m/d1 और 31/30।
31/30। ठीक, अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा, आइए जाके इसमें गुणा होगा, क्योंकि भाई नीचे भिन्न होती है तो पलट जाती है, तो ऊपर गुणा होगा तो 30 तिया 90, 3 का 3 में 30 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90, अब बट्टा में कितना होगा 31, और क्या बच रहा है d1, 31, ये भी d1 ऊपर जाएगा ना, तो बचेगा क्या d1, यानी जो मिश्रण का अपेक्षित घनत्व हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90/31 d1, यानी हल्के घनत्व का कितना हो जाएगा 90/31 गुना हो जाएगा। यही आपका है आंसर। ठीक है, वो भी क्या मिश्रण का जो अपेक्षित घनत्व है 90/31 d1, यानी हल्के घनत्व का जो द्रव होगा उससे 90/31 गुना हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा सबको। चलिए ऑप्शन की बात कर ले हैं तो 90/31 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। ठीक है, यानी जो 29 नंबर का सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। प्रोसेस समझ में आया सबको कैसे सॉल्व करना था। देखिए मिश्रण का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है मिश्रण का भार बटे मिश्रण का कुल आयतन। मिश्रण का भार कैसे निकालेंगे भाई, 3 द्रव हैं, यदि एक द्रव का भार m मानते हैं तो 3 द्रव है तो कुल भार कितना हो जाएगा 3m m m m 3m, तो कुल भार हम लोगों ने 3m निकाल रखा था पहले से। अब निकालना था मिश्रण का आयतन, तो मिश्रण का आयतन निकालने के लिए हम लोग देखिए घनत्व दिया है अनुपात में दिया था 2 3 5 के अनुपात में, तो मान लिए d1 d2 d5 और d1 2d1 3d1 और 5d1। तो उसके बाद से यदि समान भार लेते हैं तो उस द्रव का आयतन मान लिए v, तो वो v क्या होगा v1 + v2 + v3, यानी कुल जितने तीनों द्रव हैं उनके आयतनों को जोड़ने पे कुल आयतन होगा। घनत्व के फार्मूले से d बराबर n/v होता है, तो वहां से v बराबर n/d। अब यहाँ से d का अलग अलग मान है भाई, तो टोटल घनत्व लिए हैं तो टोटल घनत्व अलग अलग है, तो सबको जोड़ेंगे, जोड़कर यहाँ से v का मान निकाले हैं, और v का मान निकाले हैं तो मिश्रण का भार निकाल रखे थे, मिश्रण का आयतन और सबको रख के हल करें तो कितना आ गया 90/31, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था ए था। तो इतना क्लियर है, तो सबको नोट करिएगा और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, यानी 30 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, 4 सवाल इस लेसन के हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक हो गया। चलिए देखते हैं इसके दूसरे सवाल यानी 30 नंबर सवाल। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक स्तंभ पर वायुमंडलीय दाब पारे के 80 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है तो वहां वायुमंडलीय दाब होगा, यदि एक स्थान पर वायुमंडलीय दाब पारे के 80 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है तो वहां वायुमंडलीय दाब होगा। तो चलिए निकालते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें निकल के आया था क्या 80 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ पर दाब, 80 सेंटीमीटर पारे स्तंभ का दाब, या ऐसे ठीक ना, 80 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब होता है, ये होता है क्या वायुमंडलीय दाब। तो कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर पारे स्तंभ पे जो बराबर होगा वहां पे वायुमंडलीय दाब कितना होगा, कि यदि एक स्थान पे वायुमंडलीय दाब पारे के 80 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है, ठीक है, तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कितना होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, क्वेश्चन में भी वायुमंडलीय दाब पढ़ाया गया था, वहां पे भी सोल्व किया गया था, तो कितना होता है भाई 80 सेंटीमीटर फिर गुणे पारे का घनत्व गुणे जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। ये सेंटीमीटर में है तो इसको चेंज करते हैं किसमें, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 80 × 10⁻²। अब पारे का घनत्व कितना होता है तो 13.6 × 10⁻3 और जी का मान 9.8 ये होता है, ठीक ना। अब चलिए कैलकुलेट करिए, इतने को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, इसका और इसका गुणा करिएगा, ये तो घट के 1 हो, ये और ये मतलब घट के -1 हो जाएगा, फिर भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना आ गया है 1.06 × 10⁻5 इतना ही आया ना, इतना है। तो ये आसान था, बस 80 सेंटीमीटर पारे स्तंभ का दाब निकालना था, तो हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ चुका था, इसको निकाले थे। तो 80 सेंटीमीटर गुणे पारे का घनत्व गुणे जी,
80 सेंटीमीटर को चेंज कर दिए मीटर में, और पारे का घनत्व होता है 13.6 × 10⁻³ और जी का मान होता है 9.8। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 1.06 × 10⁻5 आएगा। अब और इसका मात्रक क्या होता है, वाई जो मंडलीय दाब है उसका मात्रक क्या होता है, तो पास्कल। क्या होता है, पास्कल, यानी दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। पास्कल तो कितना हो गया, 1.06 × 10⁻5 पास्कल वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, कहाँ पे, एक स्थान पे जहाँ पे जो पारे का स्तंभ है वो 80 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है, तो वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होगा वो कितना होगा, तो 1.06 × 10⁻5 पास्कल। इतना समझ में आया। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1.06 × 10⁻5 पास्कल, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या कर गया है, आपका मैच कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहा। किस नंबर का, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। इतना क्लियर है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 31 नंबर वाले सवाल को। तो सुनिएगा, 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु के खोखले आभूषण का भार 288.5 किलोग्राम है तथा वह 0.03 मीटर क्यूब आयतन पानी हटाता है। यदि धातु का अपेक्षित घनत्व 10.5 तथा पानी का घनत्व 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो खोखले जगह का आयतन ज्ञात कीजिए, वो भी किस में, तो मीटर क्यूब में। तो देखिए भाई, एक ऐसे खोखला आभूषण है, ठीक, जो आभूषण है ये अंदर से क्या है, खोखला है। ठीक है, और इसको किसी द्रव में डाला जा रहा है, तो ये कितना आयतन का पानी विस्थापित कर रहा है, तो जो ये विस्थापित कर रहा है पानी, उसका आयतन दिया है 0.03 मीटर क्यूब, इतना आयतन दिया है। कह रहा है कि अब इस द्रव, इस ठोस का घनत्व मान लीजिए दिया है कितना, 10.5, और इसको जिस द्रव में डाला जा रहा है, जैसे सॉलिड का है, और डी जो लिक्विड का है, लिक्विड का जो घनत्व दिया है वो दिया है 1 × 10⁻3, 1 × 10⁻3, ये हम लोगों को घनत्व दिया है। तो कह रहे हैं इस खोखले भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, खोखले भाग का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा आयतन निकालना पड़ेगा, और फिर इस ठोस का आयतन निकालना पड़ेगा, बाहरी आयतन। ठीक है, बाहर का ही आयतन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद से इसके पूरे आयतन में से बाहरी आयतन घटा देंगे तो क्या निकलेगा, इसका खोखले भाग का आयतन निकल जाएगा। तो भाई हम लोग इसका क्यों जाए निकालने पूरा आयतन, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी ही दे दिया है पूरा आयतन। इस ठोस को डालेंगे द्रव में तो कितना पानी विस्थापित करेगा, ये अपने कुल आयतन के बराबर ही पानी विस्थापित करेगा, यानी जितना जगह लेगा ये, यानी मान लीजिए इतना जगह लेगा तो इसका मतलब इतना पानी विस्थापित होगा। ठीक, यानी इसका कुल आयतन दे ही दिया है, बस हम लोग को इसका आयतन निकालना है, बाहरी आयतन, और उसके बाद से इस कुल आयतन में से उसको निकाल देना है। तो चलिए निकालते हैं इसका आयतन। तो घनत्व के फार्मूले से भी बराबर होता है m/d। m/d ऑलरेडी दे चुका है, तो चलिए m भी दे चुका है, m का भी मान दिया है 288.5। ठीक है, तो चलिए m का मान रखिए 288.5, अब बटा में d दिया है कितना, 10.5 × 10⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, पॉइंट से पॉइंट एक स्थान पे है तो दोनों कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2885 बटा में 105 × 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 2885 भागे 105 और फिर भागे 1000, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0275, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.0275 मीटर क्यूब, ये आया। इतना क्लियर है। चलिए तो इसको कैलकुलेट किए, सेम ही ना भाई, 0.0275। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोग का किसका आयतन, इस ठोस का भारी आयतन। निकालना है खोखले भाग का आयतन, तब निकालेंगे। देखिए इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तब निकालेंगे खोखले भाग का
आयतन, खोखले भाग का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.03 माइनस 0.0275, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और ये श्री हो गया, दशमलव का श्री हो गया। तो आया 0.0025 मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये हो गया हम लोग का खोखले भाग का आयतन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है 0.0025, देखिए ऑप्शन थोड़ा मिलाइए, तो नहीं दिया है, इतना नहीं दिया, इसको चेंज किया, ठीक है, यानी दशमलव को खिसकाया है। तो चलिए हम लोग दशमलव को ले चलते हैं। भाई हम लोग का नियम है, 9th में पढ़े होंगे, जो लोग पुरानी बुक से पढ़े होंगे या नई बुक में भी दिया होगा, कि क्या होता है कि दशमलव को बाएं से दाएं ले जाते हैं तो जो हम लोग की घात होती है वो वृद्धि होती है। वो भी कैसी वृद्धि होती है, तो निगेटिव वृद्धि होती है, यानी जितने स्थान तक ले जाएंगे उतना निगेटिव वृद्धि होगा, यानी उतना माइनस चिन्ह लग जाएगा आगे, और उतना जितना स्थान तक ले जाएंगे उतना होगा, ठीक है। और वहीं बाएं से दाएं लेकर, अरे सॉरी, हाँ, दाएं से बाएं लेकर आते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव वृद्धि होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी ले चलते हैं। और कहाँ तक ले जाते हैं, तो दशमलव को वहां तक ले जाएंगे जब, यानी कहाँ तक, तो दशमलव के पहले कोई अंक होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे दशमलव के बाद जीरो है, यानी यहाँ पे भी ले जाएंगे तो जीरो होगा, तो वहां तक नहीं ले जाना है, या ऐसा जगह ले जाएंगे कि दशमलव के बाद कोई ना कोई अंक हो, ठीक है। तो चलिए ले जाएंगे, तो 1 2 3, यानी 2 और 5 के बीच में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, चलिए ले चलते हैं इसको 3 स्थान तक। तो 1 2 3 यानी कितना हो जाएगा, 2.5, भाई कितना गया 3 स्थान तक, तो गुणे 10 का पावर 3 लगेगा। वो भी बाएं से दाएं गया है तो कैसा लगेगा, माइनस, यानी ऋणात्मक वृद्धि होगा। तो कितना हुआ 3, वो भी क्या, ऋणात्मक, यानी 2.5 × 10⁻3, और वो भी क्या, मीटर क्यूब। तो ये रहा हम लोग का आंसर। इतना देखिए, अब दिया है इतना 2.5 × 10⁻³ बी, जो आपका ऑप्शन नंबर है मैच कर रहा है, 2.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये रहा हम लोग का खोखले भाग का आयतन, ठीक है। जो खोखले भाग का आयतन निकाले वो आ गया 2.5 × 10⁻3, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, ठीक है। तो इतना नोट करिएगा, समझ में आया सबको, कुछ नहीं था, बस कुल आयतन हम लोग को समझना है ये, कि जैसे जितना भाई द्रव है, अरे कोई भी ठोस है, उसको जल में डालेंगे, मान लीजिए यही पेन है, तो इसको जल में डालेंगे तो इसके अंदर का मैं रिफिल निकाल दूं तो क्या उसका वो नहीं, उतना मतलब पानी नहीं विस्थापित करेगा, रिफिल के साइज का करेगा ना। अब ये पूरा समझिए एक ठोस बन जाता है, ये खोखला हो या कुछ भी हो, जब इसको जल में डालेंगे तो ये एक ठोस की तरह कार्य करेगा, ठीक है। इसका पूरा जो कुल आयतन होगा उतना पानी विस्थापित करेगा। इसका मतलब जो हम इसका कुल आयतन है दे दिया है, बस हम लोग को बाहरी आयतन निकालना था और उसको कुल आयतन में से क्या करना था, माइनस करना था, तो खोखले भाग का आयतन आ जाएगा आपका। तो वहीं आया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है 2.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इतना क्लियर है, तो नोट करिएगा। फिर देखते हैं एक और सवाल है इस लेसन का, 4 क्वेश्चन छूटे थे इस लेसन के, तो 31 हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, उसको भी देखते हैं और ये लेसन पूरी कंप्लीट हो जाएगा। इसका हर एक क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका करा के फिर और कुछ छूटा हो पिछले रिवर्स लेसनों का, उनका भी हम लोग क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। सुनिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नाव पर अधिकतम 1000 किलोग्राम का भार रखा जा सकता है, खाली नाव का 1/5 भाग जल में डूबता है, नाव का भार होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया है 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 285 किलोग्राम और 375 किलोग्राम। तो देखिए डूबने की बात आ रही है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, कि डूबे भाग का आयतन बटा में कुल आयतन बराबर क्या होता है, वस्तु का भार और हो जाएगा वस्तु का कुल भार, ठीक है। क्या हो जाएगा, वस्तु का कुल भार। इतना क्लियर।
तो नाव का भार पूछ रहा है तो हम लोग मान ले रहे हैं क्या कि माना नाव का भार जो है, नाव का भार है वो कितना है भाई, W मान ले रहे हैं, कितना W। तब नाव का कुल भार कितना हो जाएगा, नाव का कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार कितना हो जाएगा। तो एक तो नाव का भार है उस पर 1000 किलोग्राम का और भार डाला गया है तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस W। इतना क्लियर है। अब फिर हम लोग आयतन मानते हैं V, यानी जैसे मान लीजिए डूबे भाग का आयतन 1/5 है, यानी 1/5 भाग डूबता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आयतन 1 है तो कितना भाग डूबा उसका 1/5, तो बच्चा कितना 4/5, यही बचा ना। तो हम लोग मान ले V मान ले कुल आयतन या 1 मान ले, ठीक है, बात वही है। V मानेंगे तो 1/5 भी करेंगे, यानी V का 1/5 भाग डूब रहा है। यदि 1 मानते हैं तो 1/5 भाग डूब रहा है। इतना क्लियर है। तो आप जो भी मानिए, V मानिए या 1 मानिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कुल आयतन कितना है, कुल आयतन मान ले रहे हैं 1 है, ठीक, कुल आयतन 1 है और डूब कितना रहा है 1/5 भाग डूब रहा है, यानी 1 का 1/5 भाग डूब रहा है और कुल आयतन कितना है 1 है। आप इसके जगह पे V भी मान सकते हैं, ठीक है। V भी मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 V हो जाएगा, 1/5 V हो जाएगा। बात वही है, सेम 1 मानिए V मानिए, ठीक है। अब इसको इन दोनों पे से आप कोई भी रख के सोल्यूशन करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। डूबे भाग का आयतन कितना है भाई 1/5 है, बटा कुल आयतन कितना है 1 है, बराबर वस्तु का भार कितना है, तो W भाई नाव का भार माने है कितना W, इसी को निकालना है, ठीक है। वस्तु का कुल भार कितना है तो 1000 प्लस W है, 1000 प्लस W है, इतना है। तो देखिए क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, 1 का तो इसमें गुणा होगा तो 1/5 ही रह जाएगा। तब इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1 जैसे सॉल्व कर दे रहे हैं ऐसे 1/5 बराबर W बटे में 1000 प्लस W, ठीक है। 1000 प्लस क्या बन रहा है भाई 1000 प्लस W, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तिर्यक तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 प्लस W बराबर 5W। अब इस W को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा 5 में से घट जाएगा कितना 4W, 4W हो गया। अब भाई W का मान निकालना है, W का मान निकालना है तो यहाँ से कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा आपका W बराबर 4 दूना 8, 8 तो 20 हुआ, 4 5 20 और एक 0 बचा, कितना हो गया 250 और भार का मात्रा किलोग्राम। भाई वजन निकालना है, भारी निकालना है किलोग्राम, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर 250 किलोग्राम। तो ऑप्शन मैच कराते हैं 250, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। किस नंबर सवाल के, तो 32 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी क्या है, करेक्ट है। समझ में आया क्या है, फार्मूला है आपका डूबे भाग का आयतन बराबर कुल आयतन बराबर वस्तु का भार बटे में वस्तु का कुल बराबर ठोस का भार बराबर ठोस का भार बटे में ठोस का कुल भार, यही होता है, ठीक है। और भी होता है ठोस का भार बटे में द्रव का आयतन, ऐसे कुछ द्रव का घनत्व, ऐसे फार्मूले हैं, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। बस हम लोग का नाव का भार पूछ रहा था, उसको मान लिया W। कुल भार कितना होगा, तो भाई उस पर एक्स्ट्रा भी भार डाला गया है कितना 1000 का, तो उसको प्लस कर देंगे, कुल भार हो जाएगा। बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है और W का मान आपका फाइंड आउट हो जाएगा। कितना आया 250, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। तो ये रहे इस लेसन के 4 क्वेश्चन जो कि आपको नहीं मिल पाए थे, मिक्सिंग के दौरान कट गए थे। तो ठीक है, ये रहा आपके 4 क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें का जो 29 और 32 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 और 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें लॉजिक भी है और बहुत ही डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, इसको नोट करिएगा। फिर प्रीवियस लेसन का देखते हैं आपका गति के नियम का, ठीक है। कमेंट्स में आया था गति के नियम का भी भाई कोई क्वेश्चन छूटा है, और वो कौन सा छूटा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन छूटा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन छूटा है, नहीं हाँ दूसरा ही छूटा है, शायद दूसरा छूटा है। कौन सा लेसन है भाई वो,
इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको भी बता दे रहे हैं। हाँ चलिए इसको नोट करिए, मिटा दे रहे हैं हम, फिर उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा आप, गति के नियम से जो दूसरा क्वेश्चन है, लेसन नंबर कौन सा है, लेसन नंबर 4 है, यही ना, 4 है ना, लेसन नंबर आपका 4 है, हाँ भाई 4 है, उसका दूसरा क्वेश्चन छोटा था, ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, तो सुनिएगा उसको। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि एक ऐसी ही खराब गाड़ी मोटरसाइकिल ही इसके पीछे बांध दी जाए तब इसका जो त्वरण होगा वो कितना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, खराब गाड़ी, वो भी मोटरसाइकिल है, ठीक है, क्या है, मोटरसाइकिल है भाई, जैसे भी हो, ठीक है ना, ये सीट है ऐसे मान लीजिए, चलिए ठीक है ना, ये मोटरसाइकिल है, जब ये अकेले चल रही तो इसका जो त्वरण है वो कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर कह रहा है कि एक खराब गाड़ी इसके पीछे बांध दी जा रही है, ठीक है, क्या की जा रही है, इसके पीछे बांध दी जा रही है, एकदम ऐसे ही, ठीक है, सेम इसी द्रव्यमान की एक गाड़ी इसके पीछे क्या कर दी जा रही है, बांध दी जा रही है। तब कह रहा है तब इसका त्वरण कितना हो जाएगा, तब जो इसका त्वरण है गाड़ी बांधने के बाद इसका त्वरण कितना हो जाएगा, ठीक, उसको कैपिटल ले कर ले रहे हैं, वो कितना हो जाएगा। तो चलिए भाई मान लेते हैं, देखिए बल तो बराबर रहेगा, इस समय जो इसका बल होगा जब इसको बांध देंगे उस समय भी उतना ही बल लगाएगा, इसमें बल का जिक्र नहीं किया कि इतना एक्सीलरेटर ले रहा है, इतना एक्सीलरेटर ले रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस समय जो बल लगेगा और जब इस गाड़ी को पीछे बांध कर ले जाएगा तब जो बल लगेगा वो दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, जब इस गाड़ी को बांधे नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी बांधे नहीं है, तब इसका बल निकालते हैं, तो बल कितना आएगा, तो आएगा m इंटू ए होता है, बल बराबर m इंटू ए होता है, तो कितना हो जाएगा, m इंटू ए का मान कितना है, 8, तो इतना न्यूटन हो गया बल। ये कब का है, तो इस गाड़ी को भी नहीं बांधे हैं तब का है ये बल। अब इस गाड़ी को बांध दिए, अब बांधने के बाद अब क्या करें, इसका बल निकाले, तो बल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, फिर बल का फार्मूला वही F बराबर m इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान बदल जाएगा, क्या, यदि मानते हैं इस सिंगल गाड़ी का द्रव्यमान m है और फिर एक ऐसी ही एक और गाड़ी बांध दे रहे हैं, मतलब एक और m ही बांध दे रहे हैं, इसका मतलब टोटल द्रव्यमान जो कितना हो गया, 2m हो गया। ये क्या हो गया, कुल द्रव्यमान हो गया ना, कुल द्रव्यमान हो गया। इसका सिंगल द्रव्यमान क्या था, ये था द्रव्यमान था, कब, जब एक अकेली गाड़ी थी तब इसका द्रव्यमान m था, फिर एक ऐसे ही द्रव्यमान की गाड़ी बांध दी तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 2m हो गया। इतनी बात समझ में आई, सबको समझ में आई इतनी बात। चलिए तो फिर रखेंगे तो बल कितना आ जाएगा, F बराबर m की जगह पे अब 2m हो गया, इंटू ए त्वरण कितना है a, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए एक ये बल निकल गया और एक ये बल निकल गया, ये दोनों बल आपस में क्या है भाई, बराबर है, ठीक है, दोनों बल आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये वाला पोर्शन बराबर है तो ये वाला पोर्शन भी आपस में क्या होगा, न्यूटन है, ठीक है, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2m कैपिटल A बराबर हो जाएगा कितना, m इंटू 8। देखिए यहाँ से m कैंसिल हुआ, 2 चौके 8, यानी जो a का मान निकल के आ गया कितना आ गया, 4, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से क्या होगी, ये मोटरसाइकिल गतिमान रहेगी। कब, जब इसके पीछे इतने ही भार की एक खराब मोटरसाइकिल, सेम द्रव्यमान की मोटरसाइकिल खराब बांध दी जाए तो जो उसका 8 मीटर पर सेकेंड का त्वरण था वो घट के कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा। इतना बातें सबको समझ में आई, बहुत ही आसान था ये, ठीक है, सब समझ गए, क्लियर है इतना। तो इतने हम लोग को जैसे कमेंट्स मिले थे, मैंने जो कमेंट्स पढ़े तो ये वीडियो रहा, उसके जो क्वेश्चन छूट चुके थे, कट गए थे, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन लोग को भी ये वीडियो देख सके, वो लोग भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि भाई सबके पास तो ये भाई ऐसे ही ऑलरेडी कर चुका था। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, इसको अपने दोस्तों में जरूर बांटिएगा ताकि वो लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और जो क्वेश्चन छोटे आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए,
ताकि हम लोग को भाई मालूम चले कि हाँ भाई ये मिक्सिंग के दौरान ये क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि हम लोग फिर दोबारा नहीं देखते हैं अब, लेकिन अब देखेंगे कि भाई कहीं से कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं हो गया है, ठीक ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी मिस ना हो। तो भाई इसके लिए सॉरी चाहते हैं और आप लोग कमेंट भी करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जितनी भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और हम लोग का जो 9 लेसन चल रहा था वो ख़त्म ही हो गया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 10वें चैप्टर के साथ, जो कि उसके पहले हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 10 लेसन के साथ, उसके लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।